आशा है आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर छोड़ा था कि भाई हम इम्पोर्टेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि कितनी इम्पोर्टेंस है वुमेन एजुकेशन के लिए, कि भाई क्यों जरूरी है, उससे हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आज आपने चैप्टर को आज थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ छोड़ा था कि भाई कौन कौन सी बैरियर है जो वुमेन एजुकेशन में, यानी कि जो महिला शिक्षा के बीच में बैरियर्स हैं, यानी बाधा बन के आती हैं। तो जैसे हमने देखा था कि भाई जो हमारा जो रूढ़िवादी समाज है, उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि भाई वो क्या है कि महिलाओं के प्रति क्या है कि उनको समानता प्रदान नहीं करते, उनको जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा नहीं देते। और जैसे यह बात करी थी कि लैंगिक असमानता हमारे समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त है, बड़े स्तर पर व्याप्त है कि जो शिक्षा का प्रबंध हम अपने लड़के के लिए करते हैं वो चीजें हम अपनी लड़कियों के लिए नहीं कर पाते हैं। तो ये भी सबसे मुख्य बैरियर माना जाता है। तीसरा कि भाई ऐसा मानना पुरुषों का अब भी ऐसे 21वीं सदी में ऐसा मानना कि भाई जो महिलाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं, इस प्रकार की सोच भी अभी विद्यमान है कि भाई अभी उनको पुरुष के बराबर महिलाएं नहीं कर सकती। तो इस प्रकार के जो बैरियर्स हैं वो भी मुख्य बाधा हैं। और हमने लास्ट बात करी थी असुरक्षा की भावना। जैसे मैंने बताया कि भाई आज जो ये जो असुरक्षा की भावना जो आज पेरेंट्स के मन में भी है और जो बच्ची स्कूल जाते हैं उसके मन में भी है कि भाई कोई स्कूल आते वक्त कोई दुर्घटना ना हो जाए या कोई ऐसी कोई प्रिय घटना ना हो जाए। तो इस प्रकार के जो बैरियर्स हैं वो भी अभी हमारे समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त हैं। जो नेक्स्ट हमने बात करी थी कि माता की निर्धनता, यानी कि जो हमारे जो भारतीय समाज है उसमें अधिकतर जो वर्ग है वो गरीब वर्ग में आता है। तो वहां पर क्या है, तो जो निर्धन माता पिता हैं जो अपनी आय का जो लगाना जो पसंद करते हैं कि भाई वो अपनी आय का जो खर्चा लड़कियों से खर्च न करके सिर्फ कार्यों में ही करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो एक गर्ल्स की एजुकेशन पर ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते, मतलब सिंपल सी बात अगर हम कहें तो। और एक जो मुख्य बैरियर था कि भाई जो स्कूलों का जो पहुंच से बाहर होना, कि स्कूल ऐसे हैं कि बहुत दूर एरिया में स्थापित है, वहां पर क्या है कि आना जाना बड़ा मुश्किल काम है, कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं वगैरह अच्छी नहीं है अभी जैसे कि। तो ये प्रकार कुछ बैरियर्स हैं। तो जैसे जैसे हम बैरियर्स हम बात कर रहे थे कि भाई ये जो बैरियर्स हैं जो और हमारे आपकी जो आवाज एजुकेशन। क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्रयास करने चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, ठीक है। ये इस प्रकार की जो वक्त वसलम कमेटी आई थी जो 1963 में, उन्होंने इस प्रकार के सुझाव दिए। जैसे उन्होंने कहा कि भाई सेमिनारों का आयोजन हो समय समय पर, क्या है कि जो पेरेंट्स और जो टीचर्स वगैरह एसोसिएशन है उनको मिला के और कितना अच्छा हम कर सकते हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए, इस प्रकार के जो सेमिनार्स वगैरह हैं समय समय पर जो प्रचार कार्यक्रम हैं उनको अधिक से अधिक बढ़ाना है, ठीक है। और जो सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं उनमें क्या है, जो ऑडियो वीडियो एड्स वगैरह हैं उनको क्या है कि और अधिक मात्रा में प्रोवाइड की जाएं। जैसे आजकल प्राइवेट स्कूल्स में आजकल आपने देखा होगा ना कि जहाँ पर OHP और कंप्यूटर के द्वारा से पढ़ाया जाता है ना, इस प्रकार के जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो भी सरकारी स्कूल में भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो, इस प्रकार की उन्होंने चीजों के लिए रिकमेंड किया था, ठीक है। ये तो होगी हमारी वक्त वसलम कमेटी जो 1963 में आई थी, जो उन्होंने सुझाव दिए। अब हम बात कर लेते हैं श्रीमती हंसा मेहता कमेटी के सुझाव, ठीक है। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है आपके वैसे भी जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी, और ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा भी जाता है कि जो हंसा मेहता कमेटी ने जो सुझाव वगैरह दिए थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, जो भाई जो प्राइमरी स्टेज पर इन्होंने क्या बोला कि भाई ये जैसे लड़के को शिक्षा प्राप्त होती है उसी प्रकार की लड़कियों के लिए की जो शिक्षा का प्रबंध भी सेम हो, उन्हें यानी कि उन्हें भी किसी प्रकार का भेदभाव उनके बीच में ना हो, यानी ये उन्होंने बोला था प्राइमरी स्टेज पर।
जो मिडिल स्टेज होती है उसमें उन्होंने बोला था कि भाई इसमें क्या है कि जो गर्ल्स की चॉइस के जो कोर्सेज वगैरह हैं, जैसे होम साइंस वगैरह हैं, आपने कई बच्चों ने होम साइंस पढ़ा भी होगा, तो इस चीज की जो सिफारिश वगैरह करी थी वो किसने करी थी? श्री हंसा मेहता कमेटी ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि भाई गर्ल्स की चॉइस से रिलेटेड जो ये कोर्सेज हैं, जैसे कि होम साइंस वगैरह हो गया, ठीक है, और जैसे इंटीरियर वगैरह डेकोरेशन वगैरह हो गया, फाइन आर्ट्स वगैरह हो गया, ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेशल उपलब्ध हों, ये प्रोवाइड करे जाएं। और मिडिल स्टेज पर उन्होंने क्या बोला था कि भाई जो उनकी शिल्प कला कोर्स हो, यानी कि इस प्रकार के कोर्सों में वो जाना चाहती है, जैसे भी कोई भी वो नेल आर्ट्स वगैरह जैसे बहुत से कोर्स उपलब्ध होते हैं, इस प्रकार के कोर्स भी उनके लिए उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, और लड़की क्या है कि जो गर्ल्स है वो अपनी रुचि के अनुसार जो भी जैसे कोर पाठ्यक्रम है सरकार के द्वारा जो निर्धारित था कोर पाठ्यक्रम, उसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये होम साइंस है, ये इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह है, इस प्रकार के कोर्स उसको चॉइस करने की छूट हो, यानी कि इस प्रकार का उन्हें उपलब्ध कराया जाए, इस प्रकार का ढांचा। यूनिवर्सिटी स्टेज पर उन्होंने क्या कहा है कि भाई इस प्रकार के जो जिस प्रकार उसका जीवन यापन करने के लिए उसको जो जॉब प्राप्त हो जाए उस प्रकार की शिक्षा उसको उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो ये दुर्गाबाई देशमुख कमेटी आई थी जो 1963 में 62 में सॉरी, तो इन्होंने ये सुझाव केंद्र सरकार को दिए और ये काफी पैमाने पर लागू भी किए गए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो कोठारी आयोग आया था 1964-66 में, उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि भाई वही जैसे कि भाई जो प्राइमरी स्टेज से ही क्या है गर्ल्स एजुकेशन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए। ठीक है, और जो उन्होंने इसका जो रेशियो रखा था 1.3 के आसपास रखा था, यानी कि एक कक्षा में से 3 बच्चे हैं तो उसमें से 2 लड़कियां हों, इस प्रकार के रेशियो की उन्होंने बात करी थी। ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल पर क्या है कि उनके लिए अलग महाविद्यालय स्थापित हो, इस प्रकार की सुविधाएं हों, तो ये रिकमेंड किया था कोठारी आयोग ने जो 1964 में आया था। ठीक है, और महिला कॉलेजों में क्या है कि वहां पर जो महिला अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति हो। ठीक है, इस प्रकार की जो सुझाव था इन्होंने दिया। और साथ साथ में जो प्रौढ़ महिला वगैरह हैं उनके साथ में क्या है कि भाई जो शिक्षा केंद्र वगैरह हैं वो गांव स्तर पर शहर क्षेत्र पर खोले जाएं। ठीक है, तो ये सुझाव दिए थे हमारे कोठारी आयोग ने। ठीक है, उसके बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो बनी थी पहली 1968 में, उसमें भी सेम लगभग यही कंडीशन थी। फिर एक दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1986 में। ठीक है, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए कि भाई जो जैसे कि प्रतियोगिता वगैरह का आयोजन वगैरह करते हैं उसमें जो गर्ल्स वगैरह हैं उनको भी भरपूर मौके दिए जाने चाहिए। ठीक है, और उनको अपने जैसे जो भी निर्णय लेना है, जिस भी फील्ड में उन्हें जाना है, इस प्रकार की स्वतंत्रता उनको गर्ल्स एजुकेशन के दौरान जो लड़कियां हैं उनको दी जाए। ठीक है, और इसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1992 में, उन्होंने क्या सुझाव दिया कि भाई जो 90% जो एनएफ है, यानी कि जो जो मतलब सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, उन्होंने 90% तक इनके लिए मतलब रखा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो महिला एजुकेशन के लिए समय समय पर जो कमेटियां बनती रही, जिन्होंने क्या है कि भाई महिलाओं की शिक्षा के सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाएं उनके लिए समय समय पर उन्होंने सुझाव दिए। जैसे अभी अभी लेटेस्ट जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी, आपने इसके बारे में शायद पढ़ा भी होगा, जो 2020 में अभी जो बनी थी, जो अभी लगभग सभी राज्यों में लागू होने जा रही है। ठीक है, जो इसकी केंद्र सरकार ने 2020 जो शिक्षा नीति की जो घोषणा की है, ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं जो हमारी जो पहली जो शिक्षा नीति बनी थी वो 1968 में बनी थी, दूसरी जो शिक्षा नीति बनी थी 1986 में बनी थी,
और जो अब लेटेस्ट जो बन के आई है 2020 की, वो अभी फिलहाल सरकारों ने क्या है कि जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने इनको लागू करने के लिए सभी के लिए मतलब कह दिया है कि भाई सभी राज्यों में ये लागू की जाए। ठीक है। अब 2020 में आपने शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि भाई इसमें महिला शिक्षा के लिए क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें। बाकी जैसे इन्होंने कहा है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा अभी बहुत मतलब पहुंच नहीं पाई है, वहां पर जैसे विश्वविद्यालय या विद्यालयों की कमी है, तो वहां पर क्या है कि वो इस चीज में रखा गया है प्रावधान कि वहां पर भरपूर मात्रा में विद्यालय और महाविद्यालय वगैरह स्थापित किए जाएं। ठीक है। वहीं पर क्या है कि हॉस्टल्स वगैरह बने, यानी कि लड़कियों के रहने के लिए छात्रावास बने। ठीक है। और बालिकाओं की जो उनको पूर्ण सुरक्षा चाहिए एजुकेशन के दौरान, कि भाई वो अपने बिना डर के आ जा सकें विद्यालय में, इस प्रकार की जो आयोजन इस स्कीम के द्वारा किया गया है कि भाई सभी को क्या है कि बिना डर के वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और साथ में कहा गया है कि जो निर्धन माता पिता हैं बालिकाओं के, उनको क्या है कि कुछ आर्थिक मदद दी जाए। ठीक है। और इस कमेटी ने मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है कि जो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रहे हैं, उनका जो नामांकन है वो बढ़ाकर 12th तक किया जाए। यानी कि जैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो वहाँ की जो प्रतिभा है उसको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए उसमें और सुधार करने का उन्होंने इसके लिए 2020 की जो पॉलिसी में इसमें रखा है। ठीक है। और प्राइमरी स्तर पर क्या है, जो एजुकेशन है वो उनकी मातृभाषा में ही दिए जाने का प्रावधान इस एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है। यानी कि बच्चा जैसे अपनी मदर टंग में जो उसकी भी है, उसमें उसको प्राथमिक शिक्षा उसी मदर टंग में प्रोवाइड की जाए। ठीक है। इस प्रकार की जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में ये चीजें रखी गई हैं। अतः हम कह सकते हैं, इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो सरकारें हैं वो गंभीर तरीके से प्रयास कर रही हैं। यानी कि हर तरीके की जो चीजें उनको होनी चाहिए एजुकेशन में, कि भाई निःशुल्क एजुकेशन हो, उनको स्कॉलरशिप मिले, उनके माता पिता की हेल्प हो, बिना डर के वो स्कूल आ जाती रहें। तो इस प्रकार के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं कि जो शिक्षा है वो सबके लिए पहुंच में हो, यानी कि सबको वो प्राप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी विशेष वर्ग का ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, बल्कि शिक्षा सभी वर्ग के लिए, या किसी भी वर्ग से संबंधित रखता हो, या निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, सभी को क्या है उसमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। साथ साथ में जितने लड़कों को सुविधा दी जानी चाहिए उस प्रकार की सुविधाएं गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी प्रोवाइड करी जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और जो कमेटियां उसके बारे में हमने बात करी, आप इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना बुक्स वगैरह में, बाकी आपको ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा।